हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस के चैप्टर 18 एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का थर्ड वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडिंग 18.5 सोर्सेस ऑफ एनर्जी से। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी सामने का सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। No matter what form of energy we need, we first have to obtain it from some source। यानी कि हम लोग को किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी चाहिए तो पहले हम लोगों को उसको किसी दूसरे सोर्स से ऑब्टेन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर होम्स कुड बी फ्रॉम कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर फिजन। यानी कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो आता है, वो किसी भी चीज़ से बना हो सकता है, जैसे कि कोल से यानी कि कोयले से, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, जिसको हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्या होते हैं। और उसके अलावा न्यूक्लियर फिजन से, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ब्रेकडाउन से, इससे भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो इनमें से किसी भी फॉर्म से डिराइव हो सकता है। तो जो केमिकल एनर्जी है, जो हम लोग व्हीकल्स चलाने में जो यूज़ करते हैं, वो ऑब्टेन होता है फ्यूल से, जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल से। इन्हीं सारी चीज़ों को सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं, मतलब जिनसे एनर्जी ऑब्टेन हो रहा है। Today, what our country need most are sources of energy which can fulfill increasing demand of electric energy। यानी कि आज के डेट में हमारे कंट्री को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसी चीज़ का है तो वो ये है कि ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी मिलें जो कि इंक्रीजिंग डिमांड जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का उसको फुलफ़िल कर पाए। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये जो मेथड है वो दो टाइप का होता है, या तो डायरेक्ट कन्वर्जन या फिर इंटरमीडिएट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो भी एनर्जी है उसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इंटरमीडिएट कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो एनर्जी है पहले हम लोग उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों ही मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स या फिर न्यूक्लियर फिजन या सोलर एनर्जी या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इनमें से कोई भी सोर्स यूज़ करें तो हम लोग किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करें, चाहे डायरेक्ट कन्वर्जन हो चाहे इंटरमीडिएट कन्वर्जन हो, लेकिन सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे एक ये पाई चार्ट दिया हुआ है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए कौन से डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कोल का है, आपको दिख रहा है 61% एनर्जी जो है वो कोल से आ रहा है। उसके अलावा जैसे आप देखोगे तो सबसे कम यहाँ पे दिख रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, 2% यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन है। बच गया यहाँ पे नेचुरल गैस, इनका 9% कंट्रीब्यूशन है। और एक्वाटिक एनर्जी इनका 15% कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा बाकी का बचा हुआ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का है। अब हम लोग देखेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले तो मैं बताऊं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि वो सारे ही सोर्सेज जो कि नॉन रीन्यूएबल हैं उनको हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज में लेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है फॉसिल फ्यूल्स, ये रीन्यू नहीं हो सकते। देखो, रीन्यू होते तो हैं, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, जब हम लोग कोई भी जो पुराने डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो प्लांट के रिमेन्स हो या फिर एनिमल्स के रिमेन्स हो, उनके ही बहुत टाइम तक जब वो बरीड रहते हैं सॉइल के अंदर, तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। तो फॉसिल फ्यूल्स ऐसा नहीं है कि रीजनरेट नहीं हो रहा है। अगर आज के डेट में कोई चीज़ का अगर डेथ होता है, वो अगर बरी हो जाता है सॉइल में, तो कुछ टाइम के बाद में वो भी तो फॉसिल फ्यूल्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इनके ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है। और इनके यूज़ जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो इस वजह से ये रिन्यू तो होते हैं, लेकिन रिन्यू होने का जो टाइम है वो इतना कम है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हम लोग यूज़ करते जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से, और इसीलिए वो हम लोग बोलते हैं कि वो एग्जॉस्ट होने के चांसेस पे हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा, ये सब फ्यूल्स हैं। अब डायरेक्टली अगर हम लोग यूज़ करें इनको अपने व्हीकल्स में और गैस स्टोव्स में, यही किया जाता है।
ऑल्सो ये प्राइमरी सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है हर दिन पावर स्टेशंस में, जिसका जो कि क्या काम आता है, जब हम लोग इसको बर्न करेंगे तो उसको बर्न करने से जो हीट जनरेट हो रहा है उससे वाटर को हीट किया जाता है और उससे स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो स्टीम है उसको फिर टरबाइंस को रन करने के काम आता है और इन टरबाइंस के रन होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब ये जो अप्लायंसेस हैं इनको हम लोग थर्मल अप्लायंसेस बोलते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि ये सारी अप्लायंसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी जनरेट तो कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं, तो फ्यूल्स के कंबशन से। और जब किसी चीज़ को कंबशन करके और उसके बाद उससे हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं तो कंबशन वाला प्रोसेस क्या है, थर्मल, यानी कि हीट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। और इसी थर्मल कंबशन से जो एनर्जी जनरेट हुआ है उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यही पावर स्टेशंस में भी होता है। अब ये जो अप्लायंसेस हैं वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी फ्यूल्स का जो है उसको थर्मल एनर्जी में, ठीक है। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग देख रहे थे इनके अंदर क्या स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी। तो ये सारे अप्लायंसेस जो हैं जिनको हम लोग थर्मल अप्लायंसेस बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं, इन फॉसिल फ्यूल्स के केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो है फिर कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में, जो कि टरबाइंस के रोटेशन से हो रहा है। थर्मल एनर्जी को क्या किए हम लोग, टरबाइंस को रोटेट करने में यूज़ लिए, तो इन टरबाइन के रोटेशन से काइनेटिक एनर्जी जो जो कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का एक एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग स्टार्टिंग में इसको देखे हैं अभी इसी लेसन में। तो मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है और फाइनली इस मैकेनिकल एनर्जी को फिर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए। हर एक स्टेप जो है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाता है, जो कि यूज़लेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो थर्मल अप्लायंसेस का हम लोग यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी जो कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो थोड़ा बहुत एनर्जी यहाँ पे हीट के फॉर्म में भी तो वेस्ट हो गया ना। ये भी चीज़ें हम लोग देखे हैं कि हर बार जब हम लोग किसी एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो यूज़लेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसके वजह से एफिशिएंसी जो है वो कम होता है। तो पावर प्लांट्स का जो एफिशिएंसी है, जो भी सारे पावर प्लांट जो हैं फॉसिल फ्यूल्स पे रन हो रहे हैं, उनका एफिशिएंसी 40% होता है। यानी कि 40% एनर्जी ही है फॉसिल फ्यूल्स का जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी का 60% एनर्जी जो है वो यूज़लेस फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको बर्न करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इनके बर्न करने से क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं और जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। और ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिड रेन कॉज करते हैं। और हम लोगों को तो पता ही है कि एसिड रेन जो है वो वाटर को पोल्यूट करता है और साथ ही में जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे उनको हार्म करता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल ताजमहल का जो आज का आप कलर देखोगे वो वाइट से येलो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो मेन रीज़न एसिड रेन है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने का। तो एक कन्वेंशनल सोर्स हो गया फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स यहाँ पे दिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है फ्लोइंग वाटर का, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्टैग्नेंट वाटर का, मतलब कि रुके हुए वाटर का जो कि हाइट पे है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉलिंग वाटर के उसको इलेक्ट्रिसिटी में। जो वाटर है वो कहाँ फॉल होगा, टरबाइन्स के ऊपर। और जब वो टरबाइन के ऊपर इतने हाइट से जब वो वाटर गिरेगा तो टरबाइन स्पिन होना स्टार्ट करेगा। जब वो स्पिन होगा तो वो एक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रिक जनरेटर को, और वो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में। Now, in order to produce hydel electricity, high-rise dams are constructed on rivers to obstruct the flow of water and thereby collect water in large reservoirs. तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हाई राइज डैम्स बनाए जाते हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे डैम्स बनाए जाते हैं जो कि रिवर्स में से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब रोकता है। और उसके बाद वो जो वाटर फ्लो हो रहा था उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत ही बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, मतलब उस पानी को स्टोर करके रखने के लिए बहुत बड़े बड़े जगह को जैसे घेर के बनाया जाता है। नाउ ड्यूरिंग रेनी सीजन्स जो वाटर होता है वो कलेक्ट हो जाता है इन रिजर्वायर्स में। ये जो स्टोर्ड वाटर है उसको हाई लेवल जो होता है, डैम जो हम लोग हाई लेवल पे बनाए थे वहाँ से पाइप्स के थ्रू कैरी करके टरबाइन के ऊपर गिराते हैं। और ये जो टरबाइन है वो डैम के बेस में बना हुआ होता है। तो हम लोग डैम्स कंस्ट्रक्ट किए थे बहुत ही हाइट में, सिर्फ उस पर एक पाइप लगाए हैं और उस पाइप से डायरेक्ट टरबाइंस पे पानी गिरा रहे हैं।
और ये जो टरबाइन है वो कहाँ लगा हुआ है, उस डैम के एकदम बेस में। तो जो वाटर स्टोर्ड रहता है इसमें वो फ्रीली गिरता है टरबाइन्स के ब्लेड के ऊपर, जिसके वजह से टरबाइन का जो ब्लेड है वो स्पिन होने लगता है और उसके हेल्प से जनरेटर जो है वो चलेगा और जनरेटर के चलने से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे रेन जो है वो फिर से आ जाएगा और वापस से वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो रिफ़िल हो जाएंगे और फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस तो आते ही हैं। तो डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वाटर रिजर्वायर्स जो बनाते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो फ्लडेड हो जाता है, मतलब बहुत सारा पानी उसमें भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत लॉस भी होता है, उनका लैंड भी जाता है और उनके होम्स भी यहाँ पे वो लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता है और कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम्स भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन में अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आप फ्लो कर दे रहे हो, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ लाइफ फॉर्म तो वहाँ पे होगा ही। अगर ह्यूमन बींग्स नहीं भी हैं तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो उनका लाइफ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ तो इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट अब थर्ड फॉर्म है बायोगैस। एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग आर गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आर कंट्री। तो हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर को और कैटल रियरिंग मतलब जानवर जो पालते हैं, ये दो प्रोसेस, इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नाउ काउ डंग, जो कि गोबर जिसको बोलते हैं, ये अवेलेबल होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में और इसका सप्लाई जो है वो लार्ज अमाउंट में किया जाता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट भी हमारे कंट्री के, और उसके अलावा क्या, जो कैटल रियरिंग की है तो काऊ डंग जो आया वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ये जो काऊ डंग है इनके केक्स बनाए जाते हैं और उसके बाद उनको बर्न करते हैं डायरेक्टली, फ्यूल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं बहुत सारे रूरल एरियाज़ में, और लार्ज पार्ट जो होता है इसके एनर्जी का वो यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर बर्न कर रहे हैं तो अगर हम लोग बर्न किए थे उसको हीट एनर्जी यूज़ करने के लिए, लेकिन बर्निंग के साथ में लाइट के फॉर्म में भी तो एनर्जी कन्वर्ट हुआ, तो लाइट एनर्जी यूज़लेस हो गया। और अगर हम लोग लाइट के लिए यूज़ किए थे तो जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो हीट एनर्जी यूज़लेस हो गया। नाउ ऑल्सो फ्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग एंड अ लॉट ऑफ स्मोक इज़ गिवन आउट व्हेन दे आर बर्न्ड। साथ ही में ये जो काउडंग केक्स होते हैं वो एक ऐसे फ्यूल्स हैं जिसको कि हीट करने से बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट नहीं होता है, उसको बर्न करने से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होता है और स्मोक जनरेट हो जाता है। ये जो स्मोक है वो यहाँ पे तो यूज़लेस हो गया और साथ ही में ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो टेक्नोलॉजिकली इनपुट्स जो हम लोग अगर अगर देखें तो इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जब वुड को बर्न करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर और वोलेटाइल मटेरियल्स के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, यहाँ पे चारकोल फॉर्म होता है और ये जो चारकोल है वो एक रेसिड्यू है। चारकोल को बर्न करते हैं जब विदाउट फ्लेम, तो कंपैरेटिवली वो स्मोकलेस हो जाता है, मतलब उसमें से धुआं जो है वो नहीं निकलता है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो वुड से चारकोल बनाएं और उसके बाद उस चारकोल को अगर यूज़ करें हीट जनरेशन के लिए तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है। काऊ डंग जो है वो वेरियस प्लांट्स में प्लांट मटेरियल और जैसे कि रेसिड्यूज होते हैं हार्वेस्टिंग क्रॉप्स के, वेजिटेबल वेस्ट या फिर सीवेज जो कि डिकम्पोज होता है, इन सब के एब्सेंस में, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में मतलब इन चीज़ों को अगर यूज़ करें तो वो देते हैं बायोगैस। तो बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है कि बायोगैस का कंपोजिशन क्या है। तो बायोगैस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन। ये सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं एल्केन्स के बारे में। तो ये बायोगैस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। कंपोजिशन याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं, बायोगैस प्लांट जो है वो डोम लाइक मिक्सिंग टैंक उसमें बना हुआ होता है जो कि ब्रिक्स का होता है, और उसमें स्लरी या फिर काऊ डंग जो होता है वाटर के साथ में मिक्स करके उसके अंदर में फिल्ड रहता है। डोम लाइक स्ट्रक्चर आप समझते हैं, ऐसे टाइप का शेप जो इसके ऊपर ऐसे करके शेप बना हुआ था, इसको डोम स्ट्रक्चर बोलते हैं। द स्लरी इज फिल्ड इनटू द डाइजेस्टर विच इज सील्ड विच इज़ अ सील्ड चेम्बर इन विच देयर इज़ नो ऑक्सीजन। तो ये जो स्लरी बना था, स्लरी कैसे बना था, काउडंग और वाटर को मिक्स करके इसको यहाँ पे डाइजेस्टर के अंदर डालते हैं जो कि एक सील्ड चेम्बर होता है, मतलब सील्ड है, कहीं से भी उसमें वाटर या फिर एयर जो है वो पास नहीं होगा और वहाँ पे कोई ऑक्सीजन भी नहीं होता है, क्योंकि एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है और वो
ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को, यानी कि काउडंग स्लरी को। यहाँ पे कौन सा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एनारोबिक, यानी कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर। अब यहाँ पे फ्यू डेज में, मतलब कुछ ही दिन में, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और बायोगैस यहाँ पे जनरेट होता है। ये जो बायोगैस है इसको स्टोर करते हैं गैस टैंक में, जो कि डाइजेस्टर के ऊपर बना हुआ होता है। और ऑब्वियसली अगर हम लोग डाइजेस्टर में स्लरी डाले थे और उसके डिकम्पोजिशन से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो गैस कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो तो हल्का होता है। तो इसी डाइजेस्टर के ऊपर गैस टैंक बना हुआ होता है और वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। पाइप के यूज़ से पाइप के हेल्प से हम लोग इसको एक गैस टैंक में स्टोर कर रहे हैं। ये जो बायोगैस है वो एक्सीलेंट फ्यूल होता है, क्योंकि इसमें 75% मीथेन है और ये बर्न होता है विदाउट स्मोक और ना ही कोई रेसिड्यू बचता है। और ये जो बायोगैस है वो लाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। बायोगैस प्लांट का यहाँ पे जो, मतलब हम लोग जो देखे अभी पूरा उसका ये यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, दिख रहा है। यहाँ से स्लरी डाले थे और उसके बाद में ये डाइजेस्टर था जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था। यहाँ पे गैस आउटलेट दिया है, जो गैस प्रोड्यूस हुआ बायोगैस वो यहाँ से निकलेगा। तो ऐसा करके ये इसका डायग्राम है और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स है विंड एनर्जी। प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग देखे कि जो अनइक्वल हीटिंग होता है लैंड मास का और वाटर का और वाटर बॉडीज़ का बाई सोलर रेडिएशन, वो एयर में मूवमेंट कॉज करता है, जिसकी वजह से विंड जो है वो ब्लो होता है। अब ये हम लोग देखें, इसको समझे ये क्या था, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की बात हो रही है। जब हम लोग देखें कि डे के टाइम में क्या होता है, जब सन बहुत ही एकदम राइज हुआ है, तो उस टाइम पे अगर सी के आसपास देखोगे तो वाटर को हीट होने में टाइम लगता है, लेकिन लैंड जल्दी हीट हो जाता है। और जब लैंड जल्दी हीट हो जाएगा तो लैंड में का जो एयर होगा उसके ऊपर वो हीट अप हो गया और वो सी के तरफ मूव होने लगता है। और वहीं नाइट के टाइम पे क्या होता है, जो सी के ऊपर का वाटर है उसको कूल होने में टाइम लगेगा और लैंड जल्दी कूल हो जाएगा। तो सी के वाटर के ऊपर में जो एयर था, ऑब्वियसली अगर वाटर कूल नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर का एयर भी कूल नहीं हुआ है। अब ये वाला एयर जो है वो हॉट है, तो वो ब्लो होगा लैंड के साइड। तो इसको लैंड और सी ब्रीज बोलते हैं, इसी को ही मूवमेंट ऑफ एयर यहाँ पे बोल रहा है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है विंड का, क्योंकि विंड ब्लो हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, और जो एयर है वो क्या होता है, रुका हुआ होता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं विंड मिल्स चलाने में, जो कि मैकेनिकल वर्क करता है। फॉर एग्जांपल वाटर लिफ्टिंग पंप के हेल्प से जो हम लोग विंड मिल्स चला रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो एनर्जी कहाँ काम आएगा, तो पंप से वाटर लिफ्ट करने में, या फिर रोटेटरी मोशन जो होता है विंड मिल्स का, वो यूटिलाइज करते हैं वाटर को लिफ्ट करने में वेल्स से। और आज के डेट में विंड एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं ना। वो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, तो जो रोटेटरी मोशन है इन विंड मिल्स का, यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, ये विंड मिल्स है। तो जो लैंड और सी ब्रीज चल रहा है, देखो यहाँ वाटर है यहाँ लैंड है, तो यहाँ पे जो एयर इधर उधर होगा तो उसके वजह से ये जो विंड मिल है वो मूव होगा। तो इसके रोटेशन से यहाँ पे टरबाइंस को रन किया जाता है। अब ये टरबाइंस जो है वो ऑब्वियसली अभी हम लोग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में देखे थे वही वाले टरबाइंस हैं। तो इनको रन करने के लिए काम किया जाता है। बहुत सारे विंड मिल्स को यहाँ पे एक साथ लार्ज एरिया में बनाया जाता है और उसके बाद में वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी जो है वो जनरेट होता है। ये जो विंड एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि विंड तो अभी चल रहा है फिर रुक जाएगा, तो वो कहीं यूज़ तो नहीं हो रहा है ना। तो विंड एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल है। और ये जो विंड एनर्जी है वो फार्म्स में और दूसरे जगहों पे भी हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंड कहीं पे भी अवेलेबल रहता है। और विंड जो है वो हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वो मेंटेन करना होता है टरबाइंस को रन करने के लिए। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। विंड कॉसेस विंड मिल टरबाइन टू रोटेट। तो जब हम विंड हो चलता है तो क्या होता है, विंड मिल्स टरबाइंस जो होते हैं वो रोटेट होने लगते हैं। द शाफ्ट एक्टिवेट्स द जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। तो जब टरबाइंस रोटेट होंगे तो उनका जो शाफ्ट है वो क्या करेगा, जो जनरेटर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी एट हाई पोटेंशियल। तो साथ ही में जनरेटर के पास में वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स लगाए हुए होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब यहाँ से हो गए कन्वेंशनल सोर्स। नेक्स्ट हेडिंग आता है ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ये सारे सोर्सेज के अलावा और कौन से दूसरे सोर्सेज, ऑल्टरनेट मतलब अदर, और कौन से सोर्सेज हैं।
तो आवर डिमांड फॉर एनर्जी आर इंक्रीजिंग एवरी डे ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजीज़। तो टेक्नोलॉजीज़ का जो प्रोग्रेस होते जा रहा है उसके वजह से हमारा जो एनर्जी का डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और इसलिए नेसेसरी है कि नए टेक्निक्स को डेवलप किया जाए फॉर एफिशिएंट यूजेस ऑफ एनर्जी सोर्सेज एंड कीप ऑन रिसर्चिंग फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हम लोग देख रहे हैं कि जब भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा तो लॉस हो जा रहा है, यानी कि एफिशिएंसी यहाँ पे कम है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए उसके लिए नए टेक्निक्स को यूज़ करें, और साथ ही में कुछ नए सोर्सेस ऑफ एनर्जी ढूंढे जाएं। ये जो है यहाँ पे मेन हमारा नेसेसरी एक टास्क हो गया है, क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो वैसा ही करके एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढा गया है, वो है सोलर एनर्जी। इंडिया में फॉर्चुनेटली सोलर एनर्जी जो है वो बहुत सारे पार्ट में पूरे साल भर मिलता रहता है, मतलब जो सन रेज हैं वो तो हर जगह पे मिलते रहते हैं। ये जो सोलर एनर्जी है बाय द मीन ऑफ लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, ये अर्थ पे कंटिन्यूसली फॉल हो रहा होता है। सन जो है वो ह्यूज सोर्स है एनर्जी का, जो मेन सोर्स भी है, हम लोग को पता है कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इस पूरे अर्थ में वो है सन। तो ये जो सन है इसी से निकलने वाले एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी बोल रहे हैं। सोलर एनर्जी बहुत ही डिफरेंट होता है दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है सोलर एनर्जी से डायरेक्टली। तो हम लोग देखे थे ना, कन्वर्जन डायरेक्ट होता है और इंटरमीडिएट होता है। तो सोलर एनर्जी से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब उसके लिए सोलर हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि वो सारे डिवाइस जो कि स्टोर करते हैं सोलर एनर्जी को, उनको हम लोग सोलर हीटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पे, आपको चाहिए 2 कॉनिकल फ्लास्क और पेंट, वन वाइट एंड अदर ब्लैक, बोथ फिल बोथ विथ वाटर। तो आपको क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क लेने हैं 2, एक को आपको वाइट पेंट करना है और एक को आपको ब्लैक पेंट करना है, और दोनों में वाटर फिल कर देना है। ये कॉनिकल फ्लास्क को आपको डायरेक्टली सनलाइट में रखना है हाफ एन आवर के लिए, या फिर 1 आवर के लिए भी रख सकते हो। उसके बाद आप टच करोगे कॉनिकल फ्लास्क को, कौन सा ज़्यादा हॉट होगा, और क्या आप मेजर कर सकते हो टेम्परेचर ऑफ वाटर इन दोनों कॉनिकल फ्लास्क में थर्मोमीटर के हेल्प से। तो यहाँ पे अगर हम लोग थर्मोमीटर नहीं भी यूज़ करें तो भी हम लोगों को अपने कॉमन सेंस से फ़िलहाल ये चीज़ें पता है कि जब एक को वाइट पेंट किए थे और दूसरे को ब्लैक पेंट किए थे तो ब्लैक वाला जो है वो ज़्यादा हीट हुआ होगा। नाउ अब क्यों हुआ ये, इसका रीज़न बता सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि ब्लैक कलर जो है वो मोर एब्जॉर्बेंट है सोलर एनर्जी का या फिर हीट एनर्जी का इन कंपैरिजन टू वाइट कलर। तो इस वजह से यहाँ पे ये हो रहा है। इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं सोलर डिवाइसेस में, सोलर एनर्जी डिवाइसेस, जैसे कि यहाँ दिया सोलर कुकर। सोलर कुकर एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है फूड कुक करने के लिए, हीट एनर्जी जो है या जो रेडिएशन है सन का उसको यूज़ करके। जो सोलर कुकर होता है वो एक बॉक्स है जो कि वुड बॉक्स है, वुडन बॉक्स, वुड का बना हुआ है, और उसमें कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगे हुए होते हैं। जो इसका इनर बॉडी होता है वो ब्लैक कलर का पेंटेड रहता है। अब ब्लैक पेंट किए हैं ताकि एनर्जी को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। फूड जो है वो इसके अंदर कुक कर सकते हैं। इसके अंदर में मेटल पॉट्स रख के, यानी कि सोलर सोलर कुकर में डायरेक्टली खाना नहीं बनाया जाता है, उसके अंदर में दूसरे पॉट्स रख कर के उसके बाद उसमें खाना बनाया जाता है। और इसके अलावा जो ये जो हम लोग इसके अंदर कंटेनर्स रख रहे हैं, ये जो पॉट्स रख रहे हैं, उनका जो आउटसाइड वाला एरिया होता है उसको ब्लैक कलर का पेंट करते हैं। ये जो मेटल पॉट्स होते हैं जो इसके अंदर हम लोग पुट किए सोलर कुकर के अंदर, वहाँ पे ही जो सोलर कुकर है इसके ऊपर में यहाँ पे आप देखोगे ग्लास शीट जो है वो लगा हुआ होता है, ताकि जो भी एनर्जी उसके ऊपर आ रहा है उसको वो रिफ्लेक्ट करके, जैसे हीट जो इसके ऊपर पड़ रहा है सनलाइट, उसको वो रिफ्लेक्ट करके कंटेनर के अंदर भेजे। जैसे ही हीट वेव्स जो होते हैं सन के वो एंटर होते हैं बॉक्स के अंदर, तो जो ग्लास कवर होता है वो अलाउ नहीं करता है उस एनर्जी को कि वह एस्केप आउट हो, मतलब बाहर जाए, उस बॉक्स के बाहर जाए। इसके वजह से मैक्सिमम एनर्जी जो होता है हीट वेव्स का वो कैप्चर हो जाता है बॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है सोलर कुकर का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वो कितना है तो 100 से 140 डिग्री सेल्सियस 2 से 3 आवर्स के अंदर वो डेवलप हो जाता है। ये जो हीट है उसको यूज़ करते हैं फिर कुकिंग के लिए, जैसे एडिबल फूड्स बना सकते हैं ना, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ इस पॉट के अंदर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट ये है यहाँ पे सोलर सेल्स। ये जो डिवाइसेस होते हैं वो डे टाइम में कुछ
पर्टिकुलर टाइम पे ही यूज़ किए जा सकते हैं। इनका यही लिमिटेशन है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सोलर सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। और ये जो सोलर एनर्जी है वो 24/7 तो अवेलेबल नहीं होता है, डे टाइम पे ही अवेलेबल है। वो भी किसी किसी टाइम पे ही आपको मिलेगा कि सनलाइट बहुत ज़्यादा शार्प है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक टिपिकल सेल जो होता है, एक टिपिकल सोलर सेल, वो डेवलप कर सकता है वोल्टेज ऑफ 0.5 टू 1 वोल्ट, और ये प्रोड्यूस करता है अबाउट 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग उसको सन में एक्सपोज कर रहे हैं तो ये काफ़ी कम है, 0.7 वाट इलेक्ट्रिसिटी है सिर्फ। लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर सेल्स जो हैं वो उनको कंबाइन करते हैं एक अरेंजमेंट में, और सोलर सेल पैनल बनाया जाता है जो कि डिलीवर करता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। तो सोलर सेल पैनल अगर बनाएंगे तब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। सिंगल सेल से तो बहुत कम अमाउंट में क्योंकि जनरेट हो रहा था। तो ये देखो, ये बना हुआ है सोलर सेल पैनल। यहाँ पे बहुत सारे सोलर सेल्स को कंबाइन करे हैं। नाउ प्रिंसिपल एडवांटेज क्या है इस सोलर सेल का, दैट दे हैव नो मूविंग पार्ट्स, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस एंड वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री विदाउट द यूज़ ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट क्या है, इनका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। दूसरा क्या है, इनको ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं होता है। और तीसरा क्या है कि कोई भी फोकसिंग डिवाइस यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्ट्री वो वर्क करते रहते हैं खुद से, अलग से उसमें कुछ फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। आप लगा के छोड़ दो सोलर पैनल्स को, उसके बाद में वो वर्क करता रहेगा, अलग से कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। एक और एडवांटेज यहाँ पे क्या आता है, दे कैन बी सेटअप इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज और वेरी स्पार्सली इनहेबिटेड एरियाज in which laying of power transmission line may be expensive and not commercially viable। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इनको रिमोट एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज़, जहाँ पे लोगों का एक्सेस नहीं है, नहीं रह रहे हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, स्पार्स का मतलब होता है बहुत कम, तो ऐसे एरियाज़ पे भी इनको लगाया जा सकता है। यहीं पे अगर दूसरे पावर ट्रांसमिशन लाइन्स अगर लगाना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन वही सोलर पैनल्स, और आप देखे भी होंगे सोलर पैनल्स को कि वो अक्सर बहुत ही दूर दूर एरियाज़ में, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, खुला एकदम एरिया होता है, कोई काम का नहीं होता है, उस जगह पे भी लगा हुआ होता है। सिलिकॉन विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल इन इज abundant in nature, but availability of द स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल इज़ लिमिटेड। अब हर चीज़ का अगर यहाँ पे इसके इतने सारे एडवांटेजेस थे तो ऑब्वियसली उसके साथ में कोई एक लिमिटेशन भी निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिमिटेशन ये आता है कि सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है सोलर सेल्स को बनाने के लिए। ये जो सिलिकॉन है वो नेचर में अवेलेबल तो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन एक स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन यूज़ करते हैं यहाँ पे सोलर सेल्स बनाने में, और उसका अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। ये जो एंटायर प्रोसेस है इसके मैन्युफैक्चर का, वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि सिल्वर भी यूज़ करते हैं जो सेल्स बना रहे हैं इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये जो सेल्स को इंटरकनेक्ट किया गया है, आपस में जोड़ा गया है, यहाँ पे सिल्वर का यूज़ किया जाता है जो पैनल्स बना रहे हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इन स्पाइट इसके हाई कॉस्ट के, इसका एफिशिएंसी भी कम होता है, क्योंकि सोलर सेल्स में हम लोग देखे हैं कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जनरेट कर रहा था, 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो वैसे वैसे बहुत सारे को कंबाइन कर रहे हैं तब जा करके तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है। तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी भी काफ़ी कम है, उस हिसाब से इसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर्स यूज सोलर सेल्स एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं या फिर स्पेस प्रोब्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है मार्स ऑर्बिटर, ये लोग सोलर सेल का ही यूज़ करते हैं अपने मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट्स को कहाँ भेजते हैं, अर्थ के बाहर, और वहाँ से सन के साथ उसका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पास हो जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे सोलर सेल्स को ही ज़्यादातर की यूज़ करते हैं। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन जो होते हैं, या फिर जो टीवी रिले स्टेशंस होते हैं, ये सारे भी रिमोट लोकेशंस में बनाए हुए होते हैं, यानी कि वो एरियाज़ जहाँ पे लोग कम हैं, और वहाँ पे भी सोलर सेल पैनल्स का ही यूज़ करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, और बहुत सारे टॉयज़ हो गए, उनको भी फिट करते हैं सोलर सेल्स, उसमें भी रहते हैं। ये जो सोलर पैनल्स हैं वो यहाँ पे स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं इंक्लाइंड रूफ टॉप्स के लिए। मतलब कि वो सारे रूफ टॉप्स जो कि इंक्लाइंड मतलब क्या, झुका हुआ, तो प्लेन रूफ हो या फिर अगर वो टिल्टेड फॉर्म में, इंक्लाइंड फॉर्म में है, तो वहाँ पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में डोमेस्टिक यूज़ जो होता है सोलर सेल्स का, वो यहाँ पे लिमिटेड है क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अब सेकंड पॉइंट है एनर्जी फ्रॉम सी। सी से कैसे एनर्जी आ सकता है, तो तीन फॉर्म में आ सकता है। एक तो टाइडल एनर्जी, यानी कि जब सी में टाइड क्रॉस होता है, हाई टाइड लो टाइड, तो वहाँ से एनर्जी आ सकता है। उसके होता है वेव एनर्जी, तो सी में वेव्स उठते हैं, लहर, तो वहाँ से एनर्जी फॉर्म एक आता है। और एक होता है
ओशियन थर्मल एनर्जी। तो जब ओशियन हीट अप होगा ना, तो वहाँ जो एनर्जी आ रहा है वो हो गया ओशियन थर्मल एनर्जी। अब ये जो टाइडल एनर्जी है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स। तो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का, मून की भी अपनी एक ग्रेविटी है, तो वो वाटर को क्या करता है अपने साइड में अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से जो अर्थ जब स्पिन हो रहा है अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसमें जो वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या होते हैं, मून के साइड में अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से टाइड कॉज होता है। तो ये जो डिफरेंस आता है सी लेवल्स में, यानी कि कभी हाई टाइड कभी लो टाइड आता है, वो टाइडल एनर्जी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ये जो टाइडल एनर्जी है उसको हम लोग डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में उसमें नैरो ओपनिंग्स बनाएंगे उस डैम्स में, और जब टाइड हाई होगा तो ऑब्वियसली सी का वाटर जब वहाँ से ऐसा फ्लो हो रहा है तो वो टरबाइंस को रन करने में फिर वहाँ पे काम आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो टाइडल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब वेव एनर्जी। तो सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी है ह्यूज वेव्स में, जो बड़े बड़े वेव्स आते हैं, लहर आते हैं सी में, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ऑब्वियसली इन वेव्स को भी फिर क्या करेंगे, वही टरबाइन से कनेक्ट करो और जनरेटर से फिर वो कनेक्टेड रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स भी आते हैं उस वेव्स के साथ में, तो वहाँ पे विंड का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे अभी विंड मिल्स में देखे थे। थर्ड दिया है ओशियन थर्मल एनर्जी। तो जो वाटर होता है सरफेस पे किसी भी सी या ओशियन के, वो हीट हो जाता है सन से, और वहीं जो वाटर अंदर है डीपर सेक्शन में वो कोल्ड रहता है यहाँ पे। इस टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से जो एनर्जी ऑब्टेन हो रहा है वो ओशियन थर्मल एनर्जी है, जो कि प्लांट्स के थ्रू यहाँ पे कन्वर्जन में भी काम आता है। और ये चीज़ हम लोग देखे भी हैं कि सी और ओशियन बॉडीज़ का जो सरफेस होता है वो इतना बड़ा होता है, तो वो पूरा सरफेस वाटर जो है वो हीट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब थर्ड दिया है जियो थर्मल एनर्जी। तो जो जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो मोल्टेन रॉक्स हैं जो बहुत अंदर हैं, तो वो क्या करते हैं, अर्थ का जो क्रस्ट है वो हम लोग को पता है एकदम डीप है एकदम अंदर, और वो बहुत हीटेड रहता है क्योंकि इसके अंदर में पूरे मोल्टेन रॉक्स प्रेजेंट हैं। ये पुश कर रहे होते हैं हमेशा, ऊपर की तरफ में पुश होते रहते हैं, क्योंकि अंदर में अगर कोई मोल्टेन से लिक्विड है, जैसे हम लोग वोल्केनोज का इरप्शन देखते हैं, वो क्यों होता है, मोल्टेन लिक्विड्स होते हैं, तो वो जब बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो पुश करेगा अपने आप को बाहर निकलने के लिए, तो वो इसी को हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। नेक्स्ट, व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट स्पॉट, स्टीम इज जनरेटेड। तो अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वो नीचे जो है वो मोल्टेन रॉक है, बहुत सारा लार्ज अमाउंट में मोल्टेन रॉक है, और वहाँ से ही हॉट स्पॉट जनरेट हो रहा है, मतलब गर्म एरियाज। तो वहाँ पे अगर उसके कांटेक्ट में वाटर आ जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, अगर उसके आसपास में कहीं पे हॉट स्पॉट है, तो वो वाटर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, जिसके वजह से स्टीम बनेगा वहाँ पे। समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड आउटलेट्स एट द सरफेस। कभी कभी क्या होता है कि ये जो गरम गरम पानी जो नीचे में बन रहा है उस हॉटस्पॉट के कनेक्शन में आने की वजह से उसको आउटलेट मिल जाता है, सरफेस की तरफ आने के लिए कोई जगह मिल जाता है। ऐसे और आउटलेट्स को हम लोग हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। ये जो स्टीम होता है वो कभी कभी ट्रैप हो जाता है रॉक्स के अंदर, जिसके वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और ये जो स्टीम है वो पाइप्स के थ्रू होते हुए टरबाइंस में यूज़ किया जाता है, और जिसकी वजह से टरबाइंस स्पिन होंगे, और फिर वही सेम प्रोसेस है, टरबाइंस के स्पिन होने से उसको जनरेटर से जो कनेक्ट किए हुए थे तो वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे नहीं होगा, ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ लगाने नहीं पड़ रहा है अपने साइड से, खुद ही से सारा कुछ ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशनल इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो न्यूजीलैंड में और यूएसए में, इन जगहों पे बहुत सारे ही जियोथर्मल एनर्जी के फॉर्म में पावर प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि वहाँ पे हॉटस्पॉट रीजन्स ज़्यादा होंगे। फोर्थ पॉइंट आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस के अंदर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इन एटम्स में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में एक ऑर्बिट के, न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट बना है उसमें वो रोटेट होते रहते हैं। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर, मतलब एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस है उसमें ये एक ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं दो डिफरेंट रिएक्शन से। एक तो न्यूक्लियर फिजन जो हम लोग बार बार देख रहे हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, और फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना। दोनों ही प्रोसेस को समझेंगे। पहले न्यूक्लियर फिजन यानी कि ब्रेक होना। तो न्यूक्लियर फिजन जो है
ये एक रिएक्शन है जहाँ पे न्यूक्लियस जो है हैवी एटम्स के ना, जैसे कि यूरेनियम ये हैवी एटम है, प्लूटोनियम, थोरियम ये सारे हैवी एटम्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 100 मिलेगा। तो ये सारे जो हैवी एटम्स हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है उसको जब बम्बार्ड करते हैं लो एनर्जी न्यूट्रॉन से तो वो स्प्लिट हो जाता है और इनके स्प्लिट होने से लाइटर न्यूक्लियस बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक टारगेट न्यूक्लियस है, ये बड़ा न्यूक्लियस है, इसको जब हम लोग दूसरा न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे मतलब ऐसे कोलाइड कराएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा दूसरे फॉर्म्स में। तो इसके ब्रेकिंग से यहाँ पे क्या बन रहा है, एनर्जी जनरेट हो रहा है। Now, if the mass of original nucleus is just a little more than the sum of masses of the individual products after bombardment, a huge quantity of energy is released. तो जो यहाँ पे हम लोग टारगेट न्यूक्लियस लिए थे, अगर उसका जो मास जो फिजन प्रोडक्ट्स बने हैं उनके मास के लगभग आसपास है तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है। ये जो फिजन हो रहा है एटम्स का, फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे यूरेनियम लिए हैं तो वो 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि अगर हम लोग कार्बन यहाँ पे अगर बर्न करते हैं ना कोल को तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल्स जो हम लोग बोल रहे हैं। ये सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन है, फिजन चेन रिएक्शन है, मतलब कि खुद से होता है और यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज़ हो रहा है वो कंट्रोल्ड रेट में है। जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्टीम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकता है इस एनर्जी के हेल्प से। यहाँ पे दिया है रिएक्शन व्हेन 92U235 इज बोम्बार्डेड बाई स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये जो 92U235 दिया है तो मतलब यूरेनियम, और उसका यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर हो गया 92, मैं बोली थी 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास है, 92 इसका एटॉमिक नंबर और 235 इसका मास नंबर दिया हुआ है। इसको जब बम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियस से स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन से तो ये जो यूरेनियम है उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है और एटलीस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में ये ब्रेक होता है, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होता है और 3 न्यूट्रॉन्स भी साथ में निकल रहे हैं। देखो 3 न्यूट्रॉन निकला है यहाँ पे और साथ ही में ये जो टारगेट न्यूक्लियस था यानी कि यूरेनियम था वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। फेवरेबल कंडीशंस में इन सारे न्यूट्रॉन्स को हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं इस वाले को टारगेट करने के लिए। जैसे एक न्यूट्रॉन हम लोग बम्बार्ड किए थे यूरेनियम पे तो उससे 2 पार्ट्स बने और 3 अलग न्यूट्रॉन्स भी बना है। तो अब इन न्यूट्रॉन्स को हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट वाले एटम को बम्बार्ड करने के लिए और ऐसे ही ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होते जाता है, इसलिए ये एक चेन रिएक्शन है। न्यूक्लियस का जो फिजन है वो एक चेन रिएक्शन है। सो द प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन। अब ये जो चेन रिएक्शन है वो 2 टाइप का होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इनको भी पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है, तो जब यूरेनियम 235 को बम्बार्ड किए हैं बाय स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन तो इसके रिजल्ट से 3 न्यू न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं वो अगेन कॉज करेंगे फिजन, यानी कि यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई जो है वो और भी ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते जाएगा। इनका फिजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली जो ये प्रोसीड होते जा रहा है ये बहुत ही फास्ट रेट पे होता है और ये जो एटम्स हैं वो एंटायर सैंपल जो है यहाँ पे वो पूरा का पूरा फिजन में चला जाता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है, बहुत ही ह्यूज एक्सप्लोजन भी होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स में जो यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स में आप देखो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है तो वहाँ पे यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जो कि जैसे अभी आप देखें कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में काम आ रहा है, लेकिन अगर यही प्रोसेस जो है वो कंट्रोल्ड होगा, क्योंकि इससे पहले वाला देखे थे कि वो अनकंट्रोल्ड है अपने आप हो रहा है, तो जब ये कंट्रोल्ड होगा तब ये कंस्ट्रक्टिव पर्पस में काम आता है। जैसे कि यहाँ से हम लोग एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे डेली लाइफ में भी काम आ सकता है। तो ये सारे न्यूट्रॉन्स के फिजन से ही हो रहा है, ये भी सेम चीज़। तो ये 2 फॉर्म्स हो गया, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें नहीं जाना है। नेक्स्ट अब देखते हैं न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन, फिजन तो देख लिए, फ्यूजन देखना है अब उसका यहाँ पे मतलब ऐड होना। तो करेंटली कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड हैं, लेकिन अदर पॉसिबिलिटी जो है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का जो कि सेफ़र भी है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जॉइनिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियस। इससे जस्ट उल्टा था आपका फिजन। हैवियर न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन से लाइटर न्यूक्लियाइज बन रहे थे और यहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाइज के यहाँ पे
बोलोगे फ्यूजन से या फिर जॉइनिंग से एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा। जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, उनको यहाँ पे ज्वाइन करा के, आइसोटोप्स देखो ड्यूटेरियम, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है ना, DUTE होगा ड्यूटेरियम, उसके और ट्राइटियम, ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, तो हीलियम, एक न्यूक्लियस बनाया जा रहा है, किसका, हीलियम का। हीलियम बन रहा है और साथ में थोड़ा सा एक न्यूट्रॉन जो है वो फिर अलग हो रहा है। तो ये इसका ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन एग्जांपल हो गया ये। और ये दोनों को कंबाइन किया, देखो यहाँ पे 1 2 2 1 लिखा है, ऊपर में 2 नीचे 1, यहाँ पे ऊपर 2 नीचे 1, तो ये गलत है ना, ऊपर में आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ड्यूटेरियम है और दूसरा ट्रिडियम, तो मास नंबर 2 और 3 हो जाएगा। इन दोनों को फ्यूज़ करने से हीलियम बन रहा है। तो हीलियम यहाँ पे, और साथ में एनर्जी लिखा है, यहाँ पे आपको +1 न्यूट्रॉन लिखना है, क्योंकि यहाँ देखो आप 2 और +3 करते तो 5 आता है ना, यहाँ 2 दे दिया लेकिन 2 + 3 होगा 5 आएगा, लेकिन हीलियम में 4 होता है, तो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहा है यहाँ पे। ये जो रिलीज है वो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म करता है। और आइंस्टाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मास होता है ऑफ द प्रोडक्ट इज लिटिल लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ द ओरिजिनल इंडिविजुअल न्यूक्लियाई। मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो हम लोग ओरिजिनली जो न्यूक्लियाई यूज़ कर रहे थे, जैसे ये इंडिविजुअल न्यूक्लियाई जो हम लोग यूज़ कर रहे थे ओरिजिनली, उनका जो मास होगा उससे कम होता है जो नया हम लोग जो प्रोड्यूस किए हैं मास, नया ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूस किए हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ, न्यू जो यहाँ पे हम लोग फॉर्म किए हैं हीलियम, इसका मास जो है वो इन दोनों के मास के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। अब इन दोनों के ही ज्वाइनिंग से अगर ये बना है तो इन दोनों को ऐड करके जितना आता है उतना ही इसका भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ये आइंस्टाइन्स इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो एक निकल गया था। नाउ बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्या क्या है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि यूरेनियम 235 जो है वो अगर हम लोग बहुत थोड़ा सा भी यूज़ किए हैं ना, तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा है, इस रिएक्शन को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हार्मफुल इफेक्ट है न्यूक्लियर एनर्जी का, वो क्या, तो ये सारे जो रिएक्शन प्रोसेस हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्म कॉज करता है। हम लोग को पता ही है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट अब आपका हेडिंग है 18.6 क्रेडा। क्रेडा का फुल फॉर्म है यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और ये एक इंटरप्राइजेस या फिर डिपार्टमेंट है एनर्जी का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रेडा के। क्रेडा आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट, जहाँ पे सी मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट, आर में रिन्यूएबल, ई का मतलब है एनर्जी, डी मतलब डेवलपमेंट और ए मतलब एजेंसी। तो क्रेडा, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप याद करोगे। फर्स्ट है एनर्जी कंजर्व करना, यानी कि इंश्योर करना है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो एनर्जी का और एनर्जी सोर्सेज का, और जो सेफ एनर्जी यहाँ मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्या दिया है, इंक्रीज द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो हम लोग देखे थे कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो क्या हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं। तो इसका काम क्या है क्रीडा का, कि वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करे, ताकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनका यूज़ यहाँ पे कम हो जाए। अब सिंस जो एनर्जी ऑब्टेन हो रहा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए क्रेडा जो है वो वर्क करता है। इसका मतलब मोटिव क्या है, कि जो लोग हैं उनको वो यहाँ पे एनर्जी सोर्सेस ऐसे यूज़ कराए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी। The working model of conventional sources of energy, for example हाइडल पावर, विंड पावर, सोलर एनर्जी पावर जैसे कि सोलर कार, सोलर हट, सोलर बोट एंड बायोगैस प्लांट्स आर डिस्प्लेड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस एट छत्तीसगढ़ एनर्जी एजुकेशनल वर्क रायपुर मैनेज्ड बाई क्रेडा। तो जो भी सारे वर्किंग मॉडल्स होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज के, मतलब कि ये सारे जो हम लोग सोर्सेज अभी पढ़ रहे थे जो नॉन रिन्यूएबल हैं, और इनसे जो भी सारे वर्किंग मॉडल्स बनाए जाते हैं ना, उनका पहले टेस्टिंग होता है क्रेडा के एक सेंटर में, जो कि मतलब क्रेडा मैनेज करता है इस सेंटर को, छत्तीसगढ़ एनर्जी एजुकेशनल पार्क जो कि रायपुर में है। इसको वहाँ पे पहले उनका टेस्टिंग किया जाता है ताकि उनका एफिशिएंसी ज़्यादा आए और एनर्जी का लॉस यहाँ पे कम हो। और हमारे डेली लाइफ में वी शुड टेक केयर ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है कि एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो उसके लिए हम लोगों को हमारे डेली लाइफ में कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। पहला हो जाएगा, पीपल को इनकरेज करो कि वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज़ करें, यानी कि रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे रिलाई करें ज़्यादा। उसके बाद प्रेशर कुकर्स का यूज़ यहाँ पे किया जाए कुकिंग पर्पज़ के लिए।
अप्लायंसेस जो भी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, मतलब अप्लायंसेस जिसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं सोलर एनर्जी से, जैसे कि सोलर कुकर, सोलर हीटर्स या फिर सोलर पैनल्स, इनका यूज़ किया जाए। बायोगैस को फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करें रूरल एरियाज़ में। और वैल्यूएबल फ्यूल्स जो हैं जैसे कि पेट्रोल, इसका यहाँ पे उसको सेव करें, साइकिल्स का यूज़ ज़्यादा करें। शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हम लोग बाई फुट भी जा सकते हैं। अब देखते हैं कि ओवरऑल हम लोग इस लेसन में क्या क्या पढ़े। पहले तो पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है और ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उसके बाद एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और ये सारे को ही हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं। जो प्रोसेस होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का, उसको कंबशन बोलते हैं। टेम्परेचर जो सोलर कुकर बॉक्स के अंदर होता है वो इंक्रीज हो सकता है अप टू 100 से 140 डिग्री सेल्सियस 2 से 3 आवर्स में। जो बायोगैस है वो मिक्सचर है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का, और इसका मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। हम लोग देखे थे अबाउट 70% था। न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको यूज़ करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर प्रोसेसेस। उसके दो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन। क्रेडा का फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो कि एक इंटरप्राइज है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। सोलर सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में। विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क या फिर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और फ्लोइंग वाटर जो है वो सोर्स है हाइडल एनर्जी का, और इसका यूज़ करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है डंग्स का, मतलब काऊ डंग्स का, वो यहाँ पे सिमिलर है दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज़ करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं इस फॉर्म में। और कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। वो वाला वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। Thanks for watching and please to subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description.